इतिहास। हम सोचते हैं कि हम इसे जानते हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी अतीत कुछ ऐसी पहेलियां छोड़ जाता है जो हमारे सारे ज्ञान को चुनौती देती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो हमें इस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं कि हम अपने गुजरे हुए कल के बारे में कितना जानते हैं। तो होता क्या है जब अतीत एक ऐसी पहेली सामने रख दे जिसका कोई हल ही ना हो? क्या हम हाथ खड़े कर देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बन जाते हैं जासूस, इतिहास के जासूस। और हमारे हथियार क्या है? अटकलें नहीं, बल्कि ठोस सबूत, विज्ञान और सबसे जरूरी क्रिटिकल थिंकिंग। तो चलिए साथ मिलकर इन केस फाइल्स की पड़ताल करते हैं। तो हमारी पहली केस फाइल, एक किताब। लेकिन ये कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे पिछले 100 सालों से दुनिया के बड़े-बड़े दिमाग भी सुलझा नहीं पाए हैं। देखिए, 1912 में एक बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच के हाथ एक चीज लगती है। एक किताब जो लगभग 600 साल पुरानी है, लेकिन इसके पन्ने किसी ऐसी भाषा में लिखे हैं जिसे आज तक कोई नहीं जानता। इसमें ऐसे पेड़ पौधों के चित्र हैं जो हमारी धरती पर हैं ही नहीं, और तो और कुछ अजीब से खगोलीय चार्ट्स और रहस्यमयी औरतें जो किसी हरे रंग के पानी में नहा रही हैं। मतलब ये है क्या? तो सवाल उठता है, आखिर ये है क्या? क्या ये किसी भूली बिसरी सभ्यता की भाषा है, या कोई बहुत ही चालाकी से बनाया गया कोड, या फिर बस एक बहुत बड़ा धोखा? चलिए इन थियरीज को एक एक करके देखते हैं। पहली कि ये एक धोखा है, मतलब किसी ने पैसे कमाने के लिए इसे बनाया। लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी भाषा इतनी जटिल और सिस्टमैटिक है कि इसे महज एक धोखा कहना मुश्किल लगता है। दूसरी थ्योरी, ये एक खोई हुई भाषा है। हो सकता है, पर यह पृथ्वी की किसी भी ज्ञात भाषा परिवार से मिलती जुलती क्यों नहीं है? तीसरी, ये एक कोड है, पर कमाल की बात तो यह है कि दुनिया के बेस्ट कोड ब्रेकर्स और यहां तक कि एआई भी इसे तोड़ नहीं पाए हैं। और आखिरी कि ये कोई मेडिकल गाइड है। अच्छा मान लिया, पर अगर ये गाइड है तो ऐसी भाषा में क्यों जिसे कोई पढ़ ही ना सके? चलिए अब किताब को बंद करते हैं और चलते हैं पेरू के रेगिस्तान में, एक ऐसी जगह जहां जमीन पर एक ऐसी आर्ट गैलरी बनी है जिसे देखने के लिए आपको आसमान में जाना पड़ेगा। सोचिए, आप पेरू के नास्का रेगिस्तान में खड़े हैं। आपको जमीन पर बस कुछ बेतरतीब लकीरें दिखेंगी, कुछ खास नहीं है ना? लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, आसमान से देखते हैं, तो 2000 साल पुराना एक राज खुलता है। यही बेतरतीब लकीरें मिलकर 300 से ज्यादा विशाल आकृतियां बनाती हैं। एक बंदर, एक मकड़ी, एक हमिंगबर्ड, ये सब कुछ जमीन पर उकेरा गया है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इन्हें बनाना बहुत ही आसान था। नास्का लोगों ने बस ऊपर की गहरे रंग की पथरीली जमीन को खुरच दिया, जिससे नीचे की हल्के रंग की मिट्टी दिखने लगी। और वहां का मौसम इतना सूखा और हवा रहित है कि ये लकीरें 2000 साल बाद भी वैसी की वैसी ही हैं। पर यहीं तो असली सवाल खड़ा होता है। अगर उस जमाने में ड्रोन या हवाई जहाज नहीं थे, तो जिन लोगों ने इसे बनाया उन्होंने खुद कभी अपने पूरे काम को देखा ही नहीं होगा। तो फिर वो ये किसके लिए बना रहे थे? इसकी वजहों को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक बहुत बड़ा कैलेंडर था जो सितारों और ग्रहों की चाल बताता था। कुछ कहते हैं कि ये धार्मिक रास्ते थे जिन पर चलकर पानी के लिए प्रार्थना की जाती थी। एक और दिलचस्प थ्योरी है कि ये जमीन के नीचे पानी के स्रोतों का नक्शा हो सकता है। और हाँ, एक थ्योरी वो भी है जो हमारी कल्पना को उड़ान देती है कि ये किसी दूसरे ग्रह से आने वालों के लिए संदेश या फिर लैंडिंग स्ट्रिप्स थी। अब जरा रेगिस्तान की धूल झाड़कर समुद्र की गहराइयों में गोता लगाते हैं। यहां हमें एक ऐसी चीज मिली है जो अपने जमाने से इतनी आगे थी कि उसका होना ही नामुमकिन सा लगता है। साल था 1901। ग्रीस के पास समुद्र में गोताखोरों को एक पुराने जहाज का मलबा मिला। उसी मलबे में से कौनसे का एक जंग लगा हुआ टुकड़ा निकला। पहली नजर में तो ये कबाड़ जैसा लगा, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो सबके होश उड़ गए। ये कोई मामूली टुकड़ा नहीं था, ये था एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। ये मशीन इतनी ज्यादा एडवांस्ड थी कि इसके जैसी जटिल चीज बनाने में इंसानों को पूरे 1500 साल और लग गए। सोचिए, 1500 साल का टेक्नोलॉजी गैप। सवाल यह है कि अगर 2000 साल पहले यह ज्ञान था, तो वो अचानक गायब कैसे हो गया, कहां खो गया?
और ये कोई छोटी-मोटी चीज नहीं थी। ये एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर था। ये सूरज, चांद और ग्रहों की गति को ट्रैक कर सकता था, आने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता था और यहाँ तक कि ओलंपिक गेम्स का कैलेंडर भी सेट कर सकता था। 2000 साल पहले ये कैसे मुमकिन था? और अब हमारी आखिरी केस फाइल, जो हमें दुनिया के सबसे जाने माने और सबसे ज्यादा स्टडी किए गए स्ट्रक्चर के अंदर ले जाती है, गीजा का महान पिरामिड। और आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में तो सब कुछ पता है ना? गलत। 4500 सालों से ये पिरामिड अपने राज सीने में दफन किए खड़ा है। लेकिन 2017 में वैज्ञानिकों ने एक कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इसे म्यूऑन टोमोग्राफी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का कॉस्मिक रे एक्सरे है और इसकी मदद से उन्होंने पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ी खाली जगह खोजी जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं था। तो ये बिग वॉइड, ये खाली जगह आखिर है क्या? यहाँ दो मुख्य संभावनाएं हैं। एक रोमांटिक थ्योरी है कि ये कोई गुप्त कमरा है, हो सकता है फिरौन की असली कब्रगाह या कोई खजाना या खोए हुए ज्ञान का भंडार। और दूसरी ज्यादा प्रैक्टिकल थ्योरी यह है कि यह बस एक इंजीनियरिंग का हिस्सा है, या तो पिरामिड बनाते वक्त इस्तेमाल किया गया कोई रास्ता या फिर नीचे की ग्रैंड गैलरी पर वजन कम करने के लिए छोड़ी गई जगह। तो वाइनच पांडुलिपि से लेकर पिरामिड के अंदर की खाली जगह तक ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। इन अनसुलझी पहेलियों में आखिर ऐसा क्या है जो हमें इतना खींचता है? बात सिर्फ रहस्य के रोमांच की नहीं है। ये कलाकृतियां, ये पहेलियां, ये हमारे पूर्वजों के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती हैं। ये हमें बताती हैं कि हम जितना समझते हैं वो उससे कहीं ज्यादा काबिल थे। ये याद दिलाती हैं कि इतिहास हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलता। शायद इनकी यही खूबी हमें खींचती है। ये हमें जवाब नहीं देती बल्कि और सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं। ये हमारी कल्पना को आज़ाद छोड़ देती हैं कि क्या होता अगर। और शायद यही सबसे जरूरी बात है। हो सकता है कि मकसद हर पहेली को सुलझाना हो ही ना, मकसद हो सवाल पूछते रहना, उस इतिहास पर सवाल उठाना जिसे हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह जानते हैं। क्योंकि जिस दिन हम सवाल पूछना बंद कर देंगे उस दिन हम खोजना भी बंद कर देंगे।